हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की अपनी मैं इस वीडियो में जो आज स्टेट का पेपर हुआ था उसका एमसीक्यू का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। पिछला वीडियो जो मैंने प्रोवाइड किया था उसमें से कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप हिंदी मीडियम का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो। तो जैसे स्टेट में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम चीजें जो हैं वो ऑप्शन के बेस पे आप जज कर सकते हैं। फिर भी जहां मुझे लगेगा तो मैंने हिंदी का भी पेपर देखो इसमें ऐड कर दिया है, मैं वहां पे हिंदी में भी समझा दूंगा। बाकी अगर आप देखोगे तो इसके आंसर्स की वजह से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। आपके पास पेपर है, आप पेपर को साथ में लेके बैठो और चेक कर लेना कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। मैं यहाँ पे एबीसीडी तो टिक कर ही दूंगा, राइट। और दूसरा, आज मुझे लेट इसलिए हो गया क्योंकि आज का माहौल थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया था। एज आप लोगों का पेपर जो है वो आप लोगों ने दिया है तो आपको पता ही है कैसा आया था। थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा थियोरी आ गया। बाकी मुझे लगा तो था ही कि पेपर सेक्शन सी में कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे जरूर। बिकॉज इसके पहले भी जब ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग के पेपर्स जब इजी आए थे, इवन मैंने हर बार देखा एक्चुअली कि जब भी स्टार्टिंग के पेपर इजी आते हैं उसके बाद अगर 2-3 पेपर बाद स्टेट्स का पेपर होता है तो हमेशा देखा गया है, मतलब ये एक ट्रेंड टाइप टाइप का है कि सेक्शन सी में वो कुछ ना कुछ घुमा देते हैं। अब ये घुमा देंगे कि सीधा थियोरी दे देंगे, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। हालांकि जिन बच्चों ने थियोरी रीड किया होगा उनका पेपर अच्छा गया होगा, जिन्होंने नहीं रीड किया है तो कहीं ना कहीं एक सेक्शन उनको थोड़ा सा ज्यादा बुरा फील करवा रहा है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो जो होना था वो हो गया, अभी आपका टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट पेपर। फिलहाल मैं एमसी का सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड कर दे रहा सो दैट कि जो बच्चे परेशान है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, एटलीस्ट उनका मन शांत हो जाएगा कि हाँ ठीक है, जो हुआ वो हुआ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन और देखते हैं कि क्या होगा। नंबर वन, विच एवरेज इज कंसिडर्ड, ध्यान से देखना, विच एवरेज इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर आप लोगों ने थियोरी थोड़ा भी रीड किया होगा तो याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा है फीसर, राइट। फीसर के इंडेक्स नंबर पढ़ा है और फीसर के इंडेक्स में क्लियरली मेंशन है कि एक आइडियल जो इंडेक्स होता है वो कौन सा होता है आपका, जियोमेट्रिक। आई मीन आइडियल इंडेक्स का जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्लियरली मेंशन है कि जियोमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी मीडियम वाले आप चेक कर लेना, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो आपका ये राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेट इज असाइन्ड एज एक्सपेंडिचर टू द प्राइस रिलेटिव P1 divided by P0 of items to obtain the formula for past chase index। अब इसमें देखो क्या पूछा है कि भाई पास्ट चेस का अगर फॉर्मूला फाइंड करना है तो P1 P0 में किससे मल्टीप्लाई करना था, क्या इन चारों में से क्या मल्टीप्लाई करना था, क्या वेट असाइन करना पड़ता है। तो अगर मैं इसका आपको बुक में ही दिखा दूं कि इसमें कैसे है क्या है, तो थोड़ा सा एक सेकेंड सब्र करोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये रहा, ज्यादा ऊपर आ गया, ये देखो पास्टेस फॉर्मूला। अगर पास्टे का फॉर्मूला यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ये चीजें मैंने एक्सप्लेन भी की थी जब मैं वीडियोस बना रहा था। इसके पहले मैंने जो स्टेट्स के वीडियोस जो बनाए हैं बेसिक्स वाले, उसमें अगर आपने एमसीक्यू सीरीज मेरी देखी होगी, आई एम डैम श्योर आपका एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा, बिकॉज जितने भी इसमें एमसीक्यूज दिए थे वो सारे के सारे उसी में से थे और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसी में से था। कोई भी एमसीक्यू आपकी बुक का बाहर का नहीं है। तो अगर आपने किया होगा तो डेफिनेटली आपके सारे राइट होंगे, नहीं होगा तो भी देख लो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि if we denote P0 as a base year, P1 as a current year, and Q1 as a current year quantity, then the expenditure P0 Q1 is assigned as a weight। यानी आंसर क्या हो जाएगा, P0 Q1 is assigned as the weight for the price relative P1 divided by P0। अगर आप इसमें देखने जाओगे तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि which what weight is assigned एज एक्सपेंडिचर टू द प्राइस रिलेटिव P1 डिवाइडेड बाय P0। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P0 Q1 हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, what is the value of r if all the points plotted in a scatter diagram lie on a single line only। तो इसका जो मैंने थियरी एक्सप्लेन किया था, मैंने क्लियरली बोला था कि यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक ऐसा ऊपर जाता है और एक ऐसा नीचे आता है। अगर सारे पॉइंट इसी लाइन पर हैं, ठीक है, तो चाहे ये वाला सिचुएशन हो चाहे ये वाला सिचुएशन हो, दोनों ही केस में उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। तो जब परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव होगा तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है बेसिक वाला वो क्या है, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद होगा तो डेफिनेटली इसका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। देखो यहाँ पे बोला डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0। अगर डी स्क्वायर 0 तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो जाएगा, एंड 0 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। सो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इट मींस आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
बी वाई एक्स इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज 2x प्लस 3y। अब देखो यहाँ पे बोला है रिग्रेशन लाइन। अगर आप लोगों ने रिग्रेशन लाइन का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा कि रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। क्या होता है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। बट यहाँ पे कहीं ऐसा मेंशन ही नहीं है, यहाँ पे उल्टा मेंशन है 2x प्लस 3y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना होता है, इस वाले पॉइंट को ना इसमें कन्वर्ट करना होता है। अब कैसे कन्वर्ट, देखो y इज इक्वल टू करके है ना, तो पहले y को साइड में रख लो, y 3y यहाँ पे होगा, अब ये जो 50 है ये उधर जाएगा, 2x भी उस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 2x। राइट, अब ये y को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे क्या लिख दोगे 50 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। सो प्रॉपर वे में लिखते हैं, तो प्रॉपर वे में क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, मतलब दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। अब इसका और इसका दोनों का कंपैरिजन करते हो, तो दोनों का कंपैरिजन करने पे क्या दिखेगा, a की प्लेस पे 50/3 है और b की प्लेस पे, यहां पे अगर इसको मैं प्रॉपर में लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स, यानी b की प्लेस पे क्या 2/3 है, लेकिन यहाँ पे साइन देखो माइनस का है और यहाँ पे साइन देखो प्लस का है, इसका मतलब ये वैल्यू जो होगा वो माइनस होगा, तभी तो माइनस प्लस माइनस हो गया। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राइट, ये बुक का एमसीक्यू क्वेश्चन है और बहुत स्टैटिक आंसर, अगर आपको लर्न होगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, if r is equal to 0.8, how much part of the total variation in the development variable can be explained by the regression model? तो ये एक्चुअली क्या है, कोरिलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक है। कोरिलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन क्या एक्सप्लेन करता है, इफ r इज इक्वल टू, आई मीन r, सॉरी ये ऐसे नहीं होता है, एक मिनट, ये क्या एक्सप्लेन करता है यहाँ पे ऐसे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर का होल स्क्वायर। राइट, और आर स्क्वायर जो है वो कोरिलेशन डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन करता है। तो आर की वैल्यू है 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 0.64 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो ये हो जाएगा 64। इट मींस ये 64% एक्सप्लेन करता है, उसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं रिग्रेशन मॉडल में ये एक्सप्लेन करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 64 हो जाएगा। ये आपकी बुक का ये टॉपिक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये पेज नंबर कितना है, 138 मतलब 142। हाँ देखो एग्जैक्ट वही खुल गया, क्या बात है। यहाँ पे देखो लिखा ना r इज इक्वल टू 0.9 होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा, 0.9 का स्क्वायर का तो 0.81 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे या 100% कर दोगे तो यहाँ पे 81% हो जाएगा। राइट, तो इसका मतलब अपना 0.8 था तो 0.8 मल्टी स्क्वायर किया तो 64 आया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 64% हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, विच कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, रैंडम। रैंडम वाले को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, और अगर हिंदी में देखने जाए रैंडम वाले तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको, किधर गया, यादृच्छिक घटक। हाँ मुझे याद नहीं आता इसलिए मैं बोला चलो देख लेता हूँ। यादृच्छिक घटक को एक्सप्लेन करना या प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच मेथड ऑफ द फाइंडिंग ट्रेंड इज बेस्ट टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशंस? अगर आप लोगों ने मेरा एमसीक्यू सीरीज देखा होगा तो मैंने उसमें जब ये एक्सप्लेन किया था तो मैंने बोला था कि फर्स्ट लाइन में ही मेंशन है कि मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। मैं भी ये भी आपको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट लाइन में क्या मेंशन है। ठीक है, वो भी पेज नंबर कौन सा है आपका, पेज नंबर है 176। नहीं खुला, सॉरी, ए रहा। लिखा है द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इज वेरी यूजफुल टू फाइंड द ट्रेंड बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म वेरिएशन। क्लियरली मेंशन है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इज वेरी यूजफुल, तो जो आपका आंसर हो जाएगा मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। अगर आप देखने जाओगे जो आपका पार्ट 1 का एमसीक्यू है, तो पार्ट 1 का एमसीक्यू बहुत इजी था और बहुत अच्छा था, और आई होप कि आपके ये इसमें से सारे के सारे राइट होंगे। अभी चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वाले पे, यानी पार्ट 2 का एमसीक्यू जो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए डैश फॉर इवेंट ए एंड ए डैश। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए डैश पूछा है, दो इवेंट है ए एंड ए डैश, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन दिया था, वैसे आंसर इसका 0 हो जाएगा, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, एक मैंने नंबर एज्यूम कर लिया, वेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3 एज्यूम कर लिया मैंने। सो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। तो यू माइनस ए मतलब यू में से ए को माइनस कर दो, सो 1 2 3 है तो क्या बचेगा 4 5 6। अब बोला ए और ए डैश का इंटरसेक्शन, तो ए डैश यहाँ पे 4 5 6 है और 1 2 3, तो दोनों का जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर हुआ इतना?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन नंबर इज रेंडमली सिलेक्टेड बिटवीन 1 एंड 20, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5? ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था, उसके पहले भी एक बार एग्जाम में आया था, और ये क्वेश्चन का आंसर जो है स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। उसका रीजन ये है कि इस ऐसे क्वेश्चंस बुक्स में कहीं मेंशन ही नहीं है, सिवाय एक एमसीक्यू में दिया है। और प्रॉब्लम ये होता है कि एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन बच्चों के पास अवेलेबल नहीं होता है, उसका डायरेक्ट आंसर होता है। और जब कभी कभी डायरेक्ट आंसर होता है तो वो टीचर्स भी नहीं बता पाते हैं, या ऐसे कहो कि उनको भी कंफ्यूजन होता है और बच्चों को भी फिर ये कंफ्यूजन बना ही रहता है। जैसे इस आंसर का कंफ्यूजन बच्चों को बना रहता है, किसका आंसर 1/5 होगा, कुछ बोलते हैं 1/6 होगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको समझना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, इफ वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड, क्या करना, एक नंबर को सिलेक्ट करना है रैंडमली, यादृच्छिक रूप से, जिसको हिंदी में कहते हैं। और क्लियरली मेंशन है बिटवीन 1 एंड 20, यानी 1 और 20 के बीच में। ध्यान से सुनना, क्या बोला है, 1 और 20 के बीच में। तो अगर 1 और 20 के बीच में सिलेक्ट करना है तो 1 और 20 के बीच में क्या क्या आता है, 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे करके 19 तक आता है, राइट, 19 तक आता है मतलब। तो अगर सबसे पहले टोटल चेक करोगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे n इज इक्वल टू 18 हुआ, बिकॉज 1 और 20 के बीच बोला है, तो मैंने 1 को भी सिलेक्ट नहीं किया और मैंने 20 को भी सिलेक्ट नहीं किया, बिकॉज इन दोनों के बीच में। सो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 18। अब बोला है वो जो सिलेक्टेड नंबर है वो क्या होना चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का होता है 5 का टेबल, यानी 5 का पहाड़ा। तो 5 10 और 15, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 10 15। सो अब यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। सो 3 डिवाइडेड बाय 18, सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/6। सो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो ये याद रखना है। आई होप कि आपको इसका जो डाउट होगा मन में, और जो बच्चों ने 1/6 किया है या 1/5 किया है, आपको आपका एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा कि इसका आंसर ये क्यों होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इलस्ट्रेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है सिंगल इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। देखो हाइट कभी एग्जैक्ट नहीं होती है, वेट कभी एग्जैक्ट नहीं होता, ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नहीं होता है। तो बचा क्या, बर्थ ईयर। कभी कोई ऐसा नहीं बोलता मैं 1995 और 1996 के बीच में पैदा हुआ हूं, नहीं भाई, या तो 95 बोलेगा या तो 96 बोलेगा, ऐसा कभी नहीं बोलता कि इन दोनों के बीच में पैदा हुआ हूं, राइट। या आधा उधर आधा इधर, ऐसा नहीं बोल सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, बर्थ ईयर ऑफ अ स्टूडेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, for which value of x the value of p of x of binomial distribution with parameter n is equal to 4 and p is equal to 1/2 becomes maximum। इस देखो इस क्वेश्चन का भी एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन है वो कहीं अवेलेबल नहीं है। सो आंसर क्या होता है वो बच्चे जो है वो पीछे से लर्न कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लो कभी क्वेश्चन चेंज हो गया तो, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन एक बार बता देता हूं पहले। तो यहाँ पे क्या बोला है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करने के लिए बोला है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है nc x इंटू पी ऑफ x इंटू क्यू n माइनस एक्स, ठीक है। और वेयर n इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 1/2, सो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे फॉर्मूले में अप्लाई करो तो फर्स्ट हो जाएगा 4c 0, 1/2 पावर ऑफ 0, और 1/2 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 4, ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड वाले का यहाँ पे करते 4c1 इंटू 1/2 पावर ऑफ 1, 1/2 पावर ऑफ 3। उसके बाद नेक्स्ट करो तो 4c2 इंटू 1/2 पावर ऑफ 2, 1/2 पावर ऑफ 2। अब बच्चों पहला डाउट ये होगा कि सर ये कर क्या रहे हैं, एमसीक्यू के लिए इतना क्यों कर रहे हैं भाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। क्या इसने बोला है ना कि यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p ऑफ x होगा वो हाईएस्ट होगा। तो आपको पता है कि p ऑफ x का फॉर्मूला ये होता है, और n इज इक्वल टू 4 है। सो अपना x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4। और मैं सबको लेके सॉल्व करता हूं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखो इसमें भी 1/2 का पावर 4 है, इसमें भी 1/2 का पावर 4 है, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, इसमें भी 1/2 का पावर 4 है, इसके बाद वाले में भी 1/2 का पावर 4 है। इसलिए बार बार अब मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको बाकी का बता देता हूं। 4c0 क्या होता है, 1 होता है, 4c1 4 होता है, 4c2 6 होता है, 4c3 4 होता है, और 4c4 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 1 4 6 4 1, तो हाईएस्ट किसमें है,
4C2 वाले में है। मतलब जहां पर x की वैल्यू 2 होगा वहां पे जो इसका प्रोबेबिलिटी होगा यानी p ऑफ x होगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। बिकॉज 1/2 वो सब में कॉमन है, पावर भी उसका कॉमन है, तो डिसाइड किसके बेस पर कर रहा है, 4C0 4C1 4C2 4C3 के बेस पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1/2, सॉरी p 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना। नाउ द नेक्स्ट वन, the binomial distribution has mean phi and variance 10/7, what will be the type of this distribution। तो ये भी पूछा है, तो भाई अब ये फॉर्मूला है, मैंने बताया है कि मीन एंड वेरिएंस जब दिया हो तो क्या करना होता है, तो Q इज इक्वल टू NPQ डिवाइडेड बाय NP। सो NPQ कितना है, 10 डिवाइडेड बाय C है, और NP कितना है, 5 है। सॉरी, अब इसको प्रॉपर वे में लिखो तो 10/7 हो जाएगा, और ये 5 बाजू में आ जाएगा, तो 5 भाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 2 10, तो आंसर होगा 2/7। ये मिल गया Q, और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/7, क्योंकि P प्लस Q क्या होता है, 1 होता है। अब ये जो 5/7 है, अगर इसको आप कैलसी में सॉल्व करते हो तो ये है 0.71, यानी 0.5 से क्या है, ज्यादा। अब P की वैल्यू है मोर देन 1/2, और एज पर द रूल अगर P की वैल्यू पॉजिटिव है यानी 1/2 से ज्यादा है तो जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर P की वैल्यू 1/2 से कम है तो आंसर होगा वो पॉजिटिव। बट अपना क्वेश्चन क्या पूछा है, 10/7 इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग P की वैल्यू 1/2 से ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे 5/7 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज द टोटल एरिया। टोटल एरिया तो 1 हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कर्व लिखा हुआ है, नॉर्मल कर्व में टोटल एरिया कितना होता है, 1 होता है। दोनों साइड में 0.5 होता है, इसलिए टोटल कर्व तो 1 हो जाता है। नेक्स्ट है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली विच लिमिट्स इंक्लूड 99%। तो देखो ये जो है ना, ये प्रॉपर्टीज में था, अगर आपने प्रॉपर्टीज रीड किया होगा तो आपका मिस्टेक कभी नहीं होगा। इसका जो फिलहाल आंसर है वो हो जाएगा 2.575। नंबर 16, Which of the following is approximate value of quartile deviation for standard normal variable। ये मैंने बहुत क्लियरली वे में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल एंड नॉर्मल वेरिएबल दो होता है। अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल लिखा हुआ है तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर नॉर्मल वेरिएबल होता तो आंसर क्या हो जाता, 2/3 सिग्मा, यानी फर्स्ट वाला होता। लेकिन फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड वाला। Now, what is the modulus form of 0.3 neighborhood of 3? मॉड्यूलस फॉर्म ऑफ 0.3 नेबरहुड ऑफ 3। तो पहले मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था, x माइनस ए लेस देन सिग्मा। क्लियर है इतना, ये होता है आपका मॉड्यूलस फॉर्म। ओके, अब मॉड्यूलस फॉर्म पूछा है तो यहाँ पे क्या और कैसे है पहले वो क्लियर होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा। तो x माइनस 3 लेस देन 0.3। तो पहले तो लेस देन है, तो लेस देन है तो ये लास्ट वाला कैंसिल हो गया, और माइनस है तो ये वाला भी कैंसिल है, नहीं बचा ये दोनों। पर मैंने इसमें बताया कि इसमें a की वैल्यू 3 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू -18। अब देखो 18 के साथ x अवेलेबल ही नहीं है तो x की वैल्यू रख नहीं सकते, सो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 18। नेक्स्ट है 19, इफ y इज इक्वल टू cx प्लस d, c एंड d आर कांस्टेंट, देन व्हाट विल बी dy डिवाइडेड बाय dx। जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो है ax प्लस b, और उसका आंसर है a, यानी कि कांस्टेंट है तो पहले तो ये 0 हो जाएगा, और x है तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो a बचेगा। अब यहाँ पे cx है तो बस ए की जगह पे सी कर दिया है, बी की जगह पे डी कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पागल समझते हैं लोग। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x²। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, 3x², तो डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो 3x² का मतलब हो जाएगा 3 2 6, और 2 - 1 तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो फिलहाल आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ये था आपका स्टेट का एमसीक्यू का पेपर सॉल्यूशन। और जो आपका बाकी का पेपर था, जैसा मैंने देखा, जो थ्योरी आया था, जो क्वेश्चंस आए थे, देखो क्वेश्चंस तो वही आए थे जो मैंने टिक करवाया था, ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं यही कहूंगा कि वही क्वेश्चंस आए थे जो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था। रीजन है जो मैंने टिक लगवाया था वही प्रैक्टिस किया था, वही एग्जाम में आया है। सेक्शन डी ई एफ अच्छा था, सेक्शन सी में थोड़ा सा इशू ये हो गया था कि थ्योरी आ गया था, लेकिन मैंने जब कल वीडियो बनाया था तभी मैंने कह दिया था कि जितने भी चैप्टर्स पढ़ो उन सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ लो, डेफिनेशंस पढ़ लो, फॉर्मूलाज पढ़ लो, फॉर्मूला कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो सब पढ़ लो। तो मैंने ये बात कल क्लियरली कहा था, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा था कि स्टेट में ये इशू हो सकता है, और इसी वजह से मैंने कहा था, क्योंकि फील हो रहा था अंदर से, और देखो वही हुआ भी। जिन स्टूडेंट्स ने इसको फॉलो किया था उनका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला है, बाकी कुछ बच्चों को थोड़ा बुरा लगा है, और मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। रीजन है कि भाई वो लोग ये सोच कर गए थे कि एग्जाम में थियोरी आएगा तो मैं क्वेश्चंस में निकाल लूंगा, पर यहाँ तो एक भी क्वेश्चंस नहीं दिया है। तो ठीक है, अभी कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है, तो नॉर्मल है ये चीजें। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग बताना कि आपका एमसीक्यू कितना राइट है।
पेपर कैसा गया वो भी बताओगे तो एटलीस्ट मुझे ये लगेगा ना कि हाँ भाई क्या सिचुएशन था पेपर का, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नेक्स्ट टाइम याद रहेगा कि बच्चों को भाई फोर्स करके बोल सकूं कि भाई यही करो, ये थ्योरी पढ़ो पढ़ो, ऐसे सारी चीजें उनको मैं सजेस्ट कर पाऊंगा। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और शांति से सो जाना, टेंशन नहीं लेना है, और नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करना है, उस पेपर के लिए भी जो होगा मुझसे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।